नमस्कार दोस्तों। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की महत्वपूर्ण स्कीम उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, जिसके 2022-23 सेशन के फॉर्म शुरू होने वाले हैं, उसको लेकर महत्वपूर्ण अपडेट है। इस सत्र से जो फॉर्म शुरू होंगे उनमें काफ़ी कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इन बदलावों से पहले ही परिचित रहेंगे तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी, ना आवेदन करने में, ना छात्रवृत्ति के पेमेंट में, या किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। इसलिए आप अपडेट के लिए इस चैनल पर बने रहें। जो भी पूरी अपडेट होगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो हम सबसे पहले चलते हैं sjrajasthan.government.in, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की, जिसको कि समाज कल्याण विभाग कहते हैं। इसके अंतर्गत ही आपको उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। तो हम इसमें जाके देखेंगे। सबसे पहले नीचे जो न्यूज़ का कॉलम आ रहा है, तो न्यूज़ में जाके देखेंगे तो ऊपर ही मिलेगा स्कॉलरशिप गाइडलाइन सर्कुलर। ये नया सर्कुलर जारी किया गया है 2022-23 सेशन के लिए। तो सबसे पहले हम इस सर्कुलर पर क्लिक करेंगे और इसके बारे में सारी डिटेल इस सर्कुलर में हम पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए ध्यान दें और पूरा वीडियो कंप्लीट देखें ताकि कोई समस्या ना रहे। तो यह 22/6/2022 के दिन जारी किया गया परिपत्र है। इसमें दिया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2021-22 के बिंदु संख्या 238 में राज्य की योजनाओं के लिए भौतिक सत्यापन में दस्तावेज अपलोड करने के स्थान पर डाटा आधारित ऑनलाइन प्रमाणीकरण का कार्य करने की घोषणा की गई थी। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स अपन अपलोड करते आए हैं अभी तक किसी भी आवेदन में, उसको ख़त्म करके डाटाबेस सिस्टम तैयार करने के लिए सरकार और डिपार्टमेंट प्रयासरत हैं, ताकि आपको बार बार डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने से बचा जा सके। और डाटाबेस अगर कोई भी चीज़ रहेगी तो वो ऑटो अप्रूव होगी, जल्दी से जल्दी अप्रूव होगी, जल्दी से जल्दी आपकी छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। तो इस संदर्भ में घोषणा भी हुई थी बजट घोषणा में, और उसी के आधार पर यह कार्य किया जा रहा है डिपार्टमेंट द्वारा, ताकि जल्दी से जल्दी आपकी स्कॉलरशिप आपके खाते में, बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से तुरंत पहुंच सके। इसके लिए आपको तैयार रहना है और अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि मूल डॉक्यूमेंट्स जनाधार कार्ड, उसको अच्छे से अपडेट रखना है। उसमें आधार, बैंक अकाउंट और जो भी डिटेल है, नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सारी कुछ जानकारी करेक्ट होनी चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना रहे। इस परिपत्र में हम आगे पढ़ेंगे कि उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के जो भारत सरकार के दिशा निर्देश होते हैं उनके तहत ही यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। तो उसके आधार पर ही ये प्रावधान लागू किए गए हैं। अब प्रावधानों को पढ़ेंगे कि क्या प्रावधान लागू किए गए हैं। सत्र 2022-23 से शिक्षण संस्था द्वारा पाठ्यक्रम वार व कक्षावार फीस का मदवार विवरण सत्र आरंभ से ही पोर्टल पर अंकित किया जाएगा। यानी कि जो फीस स्ट्रक्चर होता है, जिसमें शिक्षण शुल्क, खेल शुल्क, लाइब्रेरियन शुल्क आदि जो शुल्क लिए जाते हैं, उनका विवरण पहले से ही कॉलेज वालों को पोर्टल पर अपडेट करना होगा, फिक्स करना होगा कि हम इस मद का इतना फीस अमाउंट स्टूडेंट से लेंगे। जैसे खेल शुल्क है, पुस्तकालय शुल्क है, कि इतना शुल्क हम इनसे लेंगे। तो पहले से ही शिक्षण शुल्क और खेल शुल्क वगैरह का शिक्षण संस्था द्वारा प्रदर्शन करना होगा। तो इसमें स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यह कॉलेज स्तर से यह काम हो जाएगा। इसके अलावा जो राजकीय संस्थान हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज के समस्त फ्रेश एंड रिन्यूअल जो नए आवेदन और जो पहले से छात्रवृत्ति ले चुके हैं, पिछले साल जो पढ़े हुए हैं बच्चे, उनके आवेदनों को स्वीकृतकर्ता स्तर यानी कि विभागीय जिला कार्यालय, जो कि समाज कल्याण विभाग का जिला कार्यालय है, पर स्वैत सत्यापन की व्यवस्था के साथ लागू किया जाएगा। यानी कि स्वैत सत्यापन होगा उनका, आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है। जो गवर्नमेंट कॉलेज के कैंडिडेट हैं उनका जैसे ही आवेदन होगा कॉलेज स्तर से, तो वहीं पे वो फॉर्म चेक हो जाएगा। चेक होने के बाद विभाग को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और वहाँ से ऑटो अप्रूवल हो जाएगा। अगला पॉइंट है इसमें, विद्यार्थी के आवेदन में सत्यापन के दौरान शुल्क मद में संशोधन की आवश्यकता होने पर संस्थान स्तर पर ही संशोधन की व्यवस्था की जाती है। अगला पॉइंट है, विद्यार्थी आवेदक की उपस्थिति के सत्यापन हेतु आधार बेस्ड बायोमेट्रिक उपस्थिति
निर्धारित की गई है और उसी के आधार पर ही छात्रवृत्ति पोर्टल पर आपका फॉर्म आगे स्वीकृत किया जाएगा, आगे भेजा जाएगा कॉलेज द्वारा। तो अपनी अटेंडेंस कंप्लीट रखें कॉलेज में, ताकि कोई समस्या ना रहे छात्रवृत्ति लेने में। इससे अगला पॉइंट है कि विद्यार्थी व शिक्षण संस्थानों से तत्काल आवेदन अग्रेसित करने हेतु दोनों को प्रत्येक 7 दिवस में चेतावनी मैसेज प्रसारित किए जाएंगे। आक्षेप पूर्ति नहीं करने पर 30 दिवस में आवेदन निरस्त किए जाने का प्रावधान प्रभावी किया जाता है। अगर 30 दिन तक आपका फॉर्म ऑब्जेक्शन में रहता है तो वो ऑटो रिजेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक 7 दिन में आपको मैसेज आएगा कि आपका फॉर्म ऑब्जेक्शन में है या पेंडिंग है, उसको जल्दी से जल्दी आगे भेजें, नहीं तो 30 दिन के अंदर वह फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है, ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए सभी ध्यान रखें इस चीज़ का। अगला पॉइंट है कि पोर्टल पर मार्च 2020 से विद्यार्थी के गत वर्षों के आवेदन का विवरण विद्यार्थी के आवेदन पर ही सत्यापनकर्ता को प्रदर्शित किए जाने के कारण गैप प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, अतः इसे समाप्त किए जाने की व्यवस्था प्रभावी की जाती है। तो जो गैप सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती थी उसको समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि जो पोर्टल पर सारी जानकारी उपलब्ध रहती है, वो दिखाई देता रहता है कि आपने गैप लिया था या कोई और कोर्स किया था, तो अब गैप प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है। समान पाठ्यक्रम या कोर्स दौरान करने पर छात्रवृत्ति दे नहीं है, इसको लेके काफ़ी कन्फ्यूजन रहा था पिछले सत्र में लोगों को। जो भी कोर्स होता है, सेम कोर्स अगर रिपीट कर रहे हो या उसमें अलग सब्जेक्ट से कर रहे हो, जैसे एमए कोई सोशलॉजी से कर लिया, फिर ज्योग्राफी से कर रहा है, फिर हिंदी से कर रहा है, लेकिन कोर्स वो एमए ही कर रहा है, तो उसको बार बार स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से ये कोर्स दौरान और समान पाठ्यक्रम, जैसे बीएससी के बाद बीए कर रहा है और बीकॉम कर रहा है, तो वो समान पाठ्यक्रम इस तरीके से छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है नए नियमों के अनुसार, तो उनको छात्रवृत्ति दे नहीं होगी। यदि कोई विद्यार्थी पूर्व में एक प्रोफेशनल कोर्स कर चुका है तो वह दूसरे प्रोफेशनल कोर्स हेतु अथवा समान स्तर वाले अन्य पाठ्यक्रम अथवा एक व्यावसायिक लाइन से अन्य व्यावसायिक लाइन के पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है, तो उसके द्वारा नवीन पाठ्यक्रम में छात्रवृत्ति हेतु आवेदन नहीं कर सकने की व्यवस्था प्रभावी की जाती है। यानी कि एक प्रोफेशनल कोर्स के बाद अगर कोई दूसरा कोर्स कर रहा है, जैसे कोई बंदा आईटीआई कर लेता है, आईटीआई व्यावसायिक कोर्स है जो कि टेक्निकल माना जाता है। अब इसको करने के बाद फिर इसमें छात्रवृत्ति लेने के बाद फिर आप अगर बीएड कोर्स कर रहे हैं तो वो एक शैक्षणिक कोर्स हो जाता है। अगर आईटीआई के बाद आप बीएड कर रहे हैं तो उसमें आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। तो इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखें। पहले काफ़ी समस्याएं आई थी, लेकिन इस बार से यह व्यवस्था प्रभावी कर दी गई है कि आप फॉर्म ही नहीं भर पाओगे। पहले ही नॉट एलिजिबल लिखा जाएगा कि आप इस योजना के पात्र नहीं है, क्योंकि आप या तो प्रोफेशनल कोर्स को रिपीट कर रहे हैं या फिर एक लाइन से दूसरी लाइन में जा रहे हैं। लगातार एक लाइन में अगर आप पढ़ाई करोगे तो ही छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण नियम है 7वें नंबर का, इसको आप ध्यान रखते हुए इस साल का फॉर्म का आवेदन करें। अगला पॉइंट है, यदि कोई विद्यार्थी पूर्व में एक कोर्स चयन कर छात्रवृत्ति का आवेदन करता है और उस कोर्स को अपूर्ण छोड़ देता है या कोर्स ब्रेक कर देता है, तो ऐसी स्थिति में अपूर्ण कोर्स में ली गई राशि वापस जमा करवाने पर ही नवीन कोर्स में छात्रवृत्ति हेतु आवेदन किए जाने की व्यवस्था प्रभावी की जाती है। यह भी पिछले साल काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। काफ़ी लोग होते हैं जो कोर्स अधूरा छोड़ देते हैं, जैसे कोई बीए कर रहा है, 1 साल 2 साल करने के बाद डीएलएड में सिलेक्शन हो जाता है तो वो उधर से छोड़ के उधर एसटीसी बीएसटीसी करने लग जाता है। तो जो अपूर्ण कोर्स होता है उसकी छात्रवृत्ति राजकोष में वापस जमा करवानी होती है। तो लोगों को पता नहीं था, ये नया नियम था, तो काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस बार से उनको एक ऑप्शन दे दिया जाएगा ताकि वो छात्रवृत्ति राशि स्वतः ही राजकोष में जमा करवा दें, उसके बाद उनका आवेदन लिया जा सकेगा। अगला पॉइंट है कि राज्य से बाहर संचालित शिक्षण संस्थानों से पोर्टल पर सीधे ही पंजीयन प्रस्ताव प्राप्त कर निदेशालय स्तर पर परीक्षण कर पात्रता अनुसार सत्यापन किए जाने का व्यवस्था प्रभावी की जाती है। जो राज्य के बाहर के शिक्षण संस्थान होते हैं, जो कॉलेज होते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन विभाग की वेबसाइट पर करना होता है, जो समाज कल्याण विभाग है उसकी वेबसाइट पर करना होता है, और उनको अप्रूवल मिलने के बाद ही उनमें पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का आवेदन स्वीकार किया जाता है। तो इस तरीके से ये गाइडलाइन है। इसमें और भी पॉइंट है कि विद्यार्थी का आवेदन शिक्षण संस्थान में भी भरने का विकल्प रहेगा। आप जैसे ही कॉलेज में एडमिशन लोगे तो कॉलेज पर भी एक विकल्प रहेगा, ताकि वो वहीं से आपका जैसे ही एडमिशन हो उसी टाइम पे स्कॉलरशिप का भी आवेदन कर दें। तथा विद्यार्थी द्वारा मोबाइल ऐप से भी आवेदन करने का विकल्प रहेगा। आपको ई मित्र के चक्कर काटने या बार बार पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। विद्यार्थी अपने मोबाइल ऐप से भी
फॉर्म भर सकता है, या फिर कॉलेज स्तर से भी अपना फॉर्म भर सकता है, ताकि आप जल्दी से जल्दी सही फॉर्म भर लें और जल्दी जल्दी आपको स्कॉलरशिप मिल जाए, ताकि आपकी पढ़ाई में कोई समस्या ना रहे। अगला पॉइंट है कि विभाग स्तर पर आवेदन पत्रों को स्वतः अनुमोदित नहीं होकर मानवीय प्रक्रिया से सत्यापन होने की स्थिति में वेरीफायर स्तर पर आवेदकों को जांचने की समय सीमा 10 दिवस व जिला अधिकारी स्तर पर 4 दिवस तक की किए जाने की व्यवस्था प्रभावी की जाती है। यानी कि जो वेरीफायर लेवल होता है उस पर 10 दिन के अंदर आपका आवेदन जांच हो जाएगा, और उससे अगला जो जिला अधिकारी स्तर होता है, डीएलओ लेवल होता है, उस पर 4 दिन के अंदर ये फॉर्म जांच होके आगे आपका पेमेंट सेंक्शन होने के बाद स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके की बहुत अच्छी अच्छी व्यवस्था की गई है इस बार राज्य सरकार की तरफ से, तथा समाज कल्याण विभाग का महत्वपूर्ण कार्य इस योजना को लेकर चल रहा है। इसमें अगला पॉइंट हम देखेंगे, अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति सुनिश्चित करने हेतु फ्रीशिप कार्ड का प्रावधान किया जाता है। यह फ्रीशिप कार्ड क्या है, इसके बारे में पूरी कंप्लीट डिटेल में आपको अगले वीडियो में दूंगा, जिसमें आप इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकेंगे कि ये फ्रीशिप कार्ड क्या है। तो फ्रीशिप कार्ड का प्रावधान किया जाता है, इच्छुक अभ्यर्थी द्वारा अपना विवरण अंकित करने पर स्वतः सत्यापन होकर एक फ्रीशिप कार्ड जारी होगा, जो कि शिक्षण संस्थान द्वारा दिया जाएगा। यह व्यवस्था प्रभावी की जाती है। तो अगले वीडियो में आपको फ्रीशिप कार्ड के बारे में पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगला पॉइंट है, इसमें आगामी शैक्षणिक सत्र से उपस्थिति के आधार पर छात्र का छात्रवृत्ति नवीनीकरण हेतु स्वतः आवेदन निर्मित हो जाने की व्यवस्था प्रभावी की जाती है। इसलिए अपनी उपस्थिति कंप्लीट रखें, जनाधार को अपडेट रखें, और तभी जाके आप आवेदन फॉर्म करें। निर्धनतम परिवार के विद्यार्थियों को प्राथमिकता से छात्रवृत्ति दिए जाने हेतु पोर्टल पर ऐसे पात्र विद्यार्थियों को चिन्हीकरण कर आवेदन निस्तारण की प्रक्रिया भी प्रभावी की जाती है। जो निर्धनतम परिवार होते हैं, जैसे बीपीएल अंत्योदय परिवार होते हैं, तो उनको जल्दी से जल्दी पहले स्कॉलरशिप आवंटित की जाए, इस तरीके की व्यवस्था लागू की जाती है। तो इस तरीके से ये नई व्यवस्था लागू की गई है। तो काफ़ी सारी चेंजेज आपको देखने को मिले हैं इस परिपत्र में, जो कि सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग का परिपत्र है। तो सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आप अभी से पोर्टल शुरू हो चुका है कॉलेज स्तर पर, तो और 1 जुलाई से स्टूडेंट स्तर पर भी पोर्टल चालू हो जाएगा और आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो जैसे ही आप कॉलेज में एडमिशन लेंगे उसी टाइम आपका आवेदन, छात्रवृत्ति का आवेदन हो जाएगा। पिछले साल हमने देखा था कि 8 अक्टूबर के आसपास आवेदन शुरू हुए थे, लेकिन इस वर्ष 1 जुलाई से सेशन शुरू होगा और 1 जुलाई से ही आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे। यह व्यवस्था राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रभावी की गई है। तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। तो आपको करना ये है कि आप एक तो जनाधार को अपडेट रखें, सबसे पहले तो जनाधार को अपडेट रखें 2022-23 के आवेदन के लिए। उसमें ऑफलाइन सीडिंग के जरिए आप मूल निवास, आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र और अपने फादर्स नेम, खुद का नेम, मदर्स नेम, इन सभी में करेक्शन करवा लें। जो भी कमी हो तो वो सही करवा लें। बैंक खाता अच्छे से खुद का बैंक खाता जुड़वा लें, छोटा खाता है तो उसको बड़ा करवा लें, और उसमें लेन देन करते रहें ताकि खाता बंद ना रहे। तो इस तरीके से आप पूर्णतः अपडेट रहें और ये आवेदन भी जल्दी से कर दें ताकि आपको कोई समस्या ना रहे।